अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? विक्टर व ह्यूम के द्वारा, मैस्लो के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फ्रोगल के द्वारा? तो यहाँ जान लेंगे कि विक्टर और ह्यूम के द्वारा 1964 में, विक्टर और ह्यूम के द्वारा 1964 में प्रत्याशा का एक सिद्धांत अभिप्रेरणा से संबंधित था जो दिया गया था। उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि विक्टर और ह्यूम ने मिलकर के प्रत्याशा, साधन और परिणाम 3 विषयों पर चर्चा किया था। प्रत्याशा, साधन और परिणाम, यानी कि आप मेहनत करते हैं, आप कोशिश करते हैं, आपके पास कुछ साधन है या साधन को तैयार करते हैं, तो किसी विषय को लेकर के एक निश्चित परिणाम आपके आ जाएंगे जो मोटिवेट करने के लिए काफी होंगे। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि विक्टर और ह्यूम के द्वारा जो यह सिद्धांत तैयार किया गया था वह 1964 में तैयार किया गया था। और उसको किसने तैयार किया था? विक्टर और ह्यूम ने तैयार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या संवेदी? जब संवेग उत्पन्न होता है किसी भी व्यक्ति के मन में, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। वह दैहिक, वह कुछ विशेष क्रिया को करने लगता है और वह उसके संज्ञान में रहता है, यानी कि इस बात की उसको जानकारी रहती है। लेकिन संवेदी, यह केवल भ्रम के दृष्टिकोण से इस शब्द को रखा गया है। तो पूछ रहा है कि निम्न में से संवेग का तत्व नहीं है, यानी कि अगर संवेग जब उत्पन्न होता है तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है, दैहिक क्रियाएं हम करने लगते हैं, और जो संवेग उत्पन्न होता है वह हमारे संज्ञान में भी रहता है। तो यह तीनों तत्व किससे संबंधित है? संवेग से संबंधित है। लेकिन यह संवेदी, जो ऑप्शन डी, यह गलत है। यह तत्व नहीं हो सकता किसका? संवेग का। बाकी यह तीनों संवेग के तत्व हैं। इस लिहाज से आपका विकल्प डी सही होगा कि निम्न में से संवेग का तत्व नहीं है। तो संवेग का तत्व संवेदी नहीं है। अगला देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग का प्रथम पद होता है? प्रतिपुष्टि, फीडबैक, शिक्षण, टीचिंग, योजना, प्लानिंग या प्रस्तावना? जब हम टीचिंग का कार्य करने के लिए जाते हैं उससे पहले माइक्रो टीचिंग होता है। तो माइक्रो टीचिंग करने से पहले हम क्या बनाते हैं, इसको थोड़ा सा क्रम में सजाएंगे कि पहले हमको क्या करना होगा। किसी भी कार्य को करने के लिए पहले हमको टीचिंग पर ही समझना है। हमको किसी भी कार्य को करने के लिए पहले हमको क्या करना होता है? योजना बनाना होता है। योजना बनाएंगे। योजना जब हम बना लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, योजना बनाने के बाद हम उस पर अप्लाई करते हैं। तो यहां अगर पढ़ाने की योजना बनाए हैं तो क्या करेंगे, हम शिक्षण का कार्य करेंगे। शिक्षण का कार्य करेंगे। शिक्षण जब करेंगे तो उस पर कुछ फीडबैक निकल करके आएगा, यानी कि प्रतिपुष्टि होगी। जब प्रतिपुष्टि होगी, यह प्रस्तावना जो यहाँ पर दिया है वह तो एक स्किल है, बाकी यह तो कार्य है। तो इस स्किल को हम नहीं जाएंगे। जब प्रतिपुष्टि होगी फिर हम उसके आगे योजना ही बनाते हैं। इसे हम कहते हैं पुनः योजना। पुनः योजना, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि, यह प्रस्तावना के लिए है। यह प्रस्तावना एक स्किल है। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद क्या होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद होगा कि हम योजना बनाएं। सबसे पहले हमने क्या किया था कि योजना बनाया था, उसके बाद शिक्षण मैंने किया, उसके बाद प्रतिपुष्टि निकल करके आई। इसको क्रॉस कर देंगे क्योंकि यह एक स्किल है, टीचिंग स्किल है कि हम प्रस्तावना कौशल पर आज काम करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सूक्ष्म शिक्षण के लिए पहले आपको प्लानिंग करनी होगी, यानी कि आपको योजना बनाना होगा।
क्लियर। चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न कह रहा है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। किसी नई भाषा को सीखने के लिए अगर हम जाते हैं कि हम आज कुछ नया सीखेंगे तो उसमें क्या आवश्यक है, तो कह रहा है कि शब्दों व अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य, यानी कि शब्द और अक्षर के बीच में कुछ संबंध होना चाहिए और उचित दूरी होनी चाहिए। या वाक्यों के निर्माण से कि बच्चा एक वाक्य का निर्माण ठीक प्रकार से कर पा रहा है अथवा नहीं कर पा रहा है, बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, लिख पा रहा है कि नहीं, या शब्दों के निर्माण से उससे छोटे की बात कर रहा है या उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर एक बार पुनः रिपीट करेंगे कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। अगर किसी भाषा को हम सीखने के लिए जाते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है क्या कि अक्षर व शब्द के मध्य क्या ऐसा संबंध बन पा रहा है, उचित दूरी बन पा रही है अथवा नहीं बन पा रही है। जैसे कि कुछ ऐसे विषय वस्तु आ जाते हैं जहां पर बच्चे के अंदर वह कमी देखने को मिल जाती है, तो वह कमी न मिल पाए। जैसे मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं क ल म, तो यह क्या है, यह जो स्पेस यहाँ निकल कर के आ रहा है वह नहीं निकलना चाहिए। कुछ ऐसा यहाँ पर लिख देना कि उसका कोई मेल न हो पाए, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वह भाषा सीखने में हमको असुविधा हो जाती है, पढ़ने में भी बोलने में भी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अक्षरों व शब्दों के मध्य क्या संबंध बन रहा है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ ऐसा न लिख दे, कुछ ऐसा न बोल दे कि जिसका कोई मतलब ही ना निकल करके आए, वह सेंटेंस ही समझ में ना आए। तो उस अक्षर का और उन शब्दों के मध्य ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यह विकल्प, इस लिहाज से यह विकल्प ए सही है। अगला, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। अभी एक प्रश्न पर समावेशी पर हम लोगों ने चर्चा किया था। क्या समावेशी कक्षा में विशिष्ट छात्र केवल होते हैं या केवल सामान्य छात्र होते हैं, या सामान्य और विशिष्ट दोनों होते हैं, या बहुभाषी व प्रतिभाशाली होते हैं। ध्यान देंगे, अगर समावेशी कक्षा की बात करें कि समावेशी कक्षा में किस तरह के विद्यार्थी होते हैं, तो समावेशी कक्षा में अलग अलग परिक्षेत्र के टैलेंटेड विद्यार्थी एक विशेष क्षेत्र में होते हैं। उनके पास अलग भाषा भी हो सकती है सीखने के आधार पर। कोई अंग्रेजी का हो सकता है, कोई हिंदी का हो सकता है, कोई उर्दू का, कोई फारसी का, कोई साइन लैंग्वेज का हो सकता है, कोई ब्रेल लिपि का हो सकता है। तो वह प्रतिभाशाली बालक तो है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन वह अलग अलग परिक्षेत्र के होते हैं। इसी की वजह से उनके पास अलग अलग जो टैलेंट होता है, अलग अलग जो भाषा होती है, तो एक दूसरे से समायोजन कराने के लिए समावेशी कक्षा को प्रारंभ किया जाता है, ताकि वह बच्चा उस क्लास में अपने आप को एडजस्ट कर सके और समावेशी रूप में अलग अलग प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के अलग अलग लैंग्वेज के आधार पर, अलग अलग टैलेंट के आधार पर उनको एक साथ कक्षा में संचालित किया जा सके। क्लियर। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि बहुभाषी यानी कि अलग अलग भाषा के, बहुत सारे भाषाओं के और अलग अलग प्रतिभा के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को समावेशी कक्षा में सम्मिलित किया जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज हम लोग एक बार फिर ध्यान देंगे, सीडीपी से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सीडीपी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। सीटेट, बीटेट या अन्य कोई भी परीक्षा जो शिक्षक पात्रता से संबंधित होती है, उसमें देखेंगे एक प्रश्न कह रहा है कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था
कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, लर्निंग यानी अधिगम कैसा है, एक ऐसी स्थिति कि मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है, क्या वह यह सिद्ध करना चाहता था, या स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, उस रिसर्च में यह निकल करके आया था प्रैक्टिकल के दौरान, या संज्ञानात्मक संकार्य है, या सभी। कोहलर ने जब यह सिद्ध करने की कोशिश की थी तो उन्होंने इस बात पर ज्यादा जोर दिया था कि एक क्रिया को करते वक्त सफलता और असफलता पर हम संज्ञान लें और यह कोशिश करें कि कहाँ पर किस वजह से हम असफल हो गए और किस वजह से हमको कुछ सफलता मिली, पूरा नहीं कुछ सफलता मिली, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर काम कर रहे थे उस कार्य करने के दौरान, अधिगम या सीखने के दौरान, कि जो उस कार्य को करने के पश्चात भी हमें सफलता नहीं मिल रही थी। तो यह तो हो गया कि वह एक पशु पर किया तो जरूर गया था, लेकिन उसमें यह इस बात को यह स्थापित करने के लिए नहीं किया गया था कि वह मनुष्य से कम है या मनुष्य उससे श्रेष्ठ है। इसकी तुलनात्मक अध्ययन के दृष्टिकोण से कि मनुष्य बड़ा या पशु बड़ा, मनुष्य बुद्धिमान या पशु बुद्धिमान, इस श्रेष्ठता को लेकर के कोई ऐसा वह रिसर्च था ही नहीं, तो यह विकल्प तो होगा ही नहीं। एक स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया के अंतर्गत जब वह मनुष्य और पशु के तुलनात्मक अध्ययन को लेकर के स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से कार्य करने की बात आती है, तो जब तुलनात्मक अध्ययन नहीं था, श्रेष्ठता की बात नहीं थी, तो स्वायत्तता की यादृच्छिक क्रिया के संबंध में कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब यहाँ पर एक बात जरूर आती है कि संज्ञानात्मक संकार्य है, यानी कि वह कार्य जो उस प्रैक्टिकल के दौरान पाया गया, किया गया, उस पर उस जानवर ने संज्ञान लिया जैसे मनुष्य लेता है असफलता होने के बाद या सफलता बार बार मिलने पर और बेहतर करने के लिए। तो आपका यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, संज्ञानात्मक संकार्य। क्लियर? अगला देखते हैं, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्या? क्षमता निर्णय का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, या अलगाव, या संवेदनशीलता। कहीं भी किसी भी व्यवस्था में अगर हम अपने आप को समायोजित करने की कोशिश करते हैं, समावेशीकरण की जब बात आती है, तो समावेशीकरण इसी बेस पर निर्भर करता है कि उसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, अलग अलग अभिक्षमताओं के लोग होते हैं, अलग अलग योग्यताओं के लोग होते हैं, एक दूसरे की तुलना नहीं की जा सकती है। अगर नहीं की जा सकती है तो वहां पर यह प्रश्न पूछ ही रहा है कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक क्या है, कि ऐसे लोगों का समावेशन कराया जाए जिसके पास क्षमता लेने का निर्णय लेने की क्षमता ही न हो, या अभिभावकों की भागीदारी का न होना उस व्यक्ति को समावेशन करने की क्रिया के लिए विवश करता है, या एक व्यक्ति जो किसी एक ऐसी परिस्थिति से या एक ऐसी अक्षमता से ग्रसित है, तो उसका उस परिवार से विघटन हो जाना, अलगाव हो जाना, कि वह जाकर के अपने आप को समायोजित कर लेगा। यह बातें बड़ा कठिन हो जाती है कि समावेशी अक्षमता से भरे लोगों के लिए है जिसमें भी भिन्नता है। क्या है? भिन्नता है। इस भिन्नता के आधार पर व्यक्ति को समाज में या एक किसी समूह में समावेशन की क्रिया के लिए समावेशीकरण को कराना आवश्यक होता है। अब इसमें सफलता किस आधार पर मिलेगा? क्या उसके पास निर्णय लेने की जो क्षमता है या क्षमता या निर्णय का अभाव अगर पाया जाता है तो क्या वह समावेशन की सफलता के लिए आवश्यक है? तो नहीं, यह संभव नहीं हो सकता। अभिभावकों की भागीदारी उसमें सहयोग नहीं होगा तो क्या उसका समावेशीकरण हो जाएगा? तो नहीं। अगर उस बच्चे को या उस व्यक्ति को अक्षमता के आधार पर और व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं। लेकिन समावेशीकरण का एक पायदान यह बचता है, संवेदनशीलता।
कि हम उस विशेष परिस्थिति के लिए जो मेरे अंदर है या कुछ व्यक्तियों में है, एक विशेष क्षमता है, स्पेशल डिसेबिलिटी हो सकती है, तो उसके लिए उस व्यक्ति के प्रति हम कितने संवेदनशील हैं, यह बड़ा मायने रखता है समावेशीकरण करने के लिए। दूसरे अर्थों में समझे तो किसी व्यवस्था को संचालित करने के लिए और उस व्यवस्था में अलग अलग लोगों को समायोजित करने के लिए अब यह निर्णय लेना बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम उस कार्य के प्रति कितने संवेदनशील हैं। अगर आप संवेदनशील हैं तो जरूर ही आपको उसमें सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि काम बांट देने के पश्चात, एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दे देने के पश्चात या किसी क्षमता को पहचानने के लिए आप एक ट्रायल करें, अगर ऐसा करते हैं तो वह उसमें बहुत सफलता नहीं मिलेगी जितना कि उस कार्य के प्रति या उस व्यवस्था के प्रति आप संवेदनशील रहेंगे तो सफलता मिलेगी। इस लिहाज से यह प्रश्न का कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, इसका विकल्प डी सही होगा, संवेदनशीलता। और आगे देखते हैं।